नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व, खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आप हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हों। तो आइए आज हम मुलाकात करेंगे वीर माधव सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार सिंह से। लेकिन इनसे मुलाकात करने से पहले आइए जानते हैं इनके बारे में। कानपुर उत्तर प्रदेश के एक सैन्य परिवार में जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र रहे डॉक्टर ओंकार सिंह ने कानपुर विश्वविद्यालय के हार्डकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि अब हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, से बीटेक की उपाधि प्राप्त की। मोतीलाल नेहरू तकनीकी संस्थान इलाहाबाद से एमई तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से एक विख्यात शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा, लगन और अप्रतिम कर्मठता के बल पर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए शिक्षा जगत के शीर्षस्थ पद कुलपति पद को प्राप्त किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे डॉक्टर ओंकार सिंह मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे। साथ ही इन्होंने उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी गौरवान्वित किया। दर्जनों पुस्तकों के लेखक संपादक रहे प्रोफेसर ओंकार सिंह ने दर्जनों शोध छात्रों को अपने मार्गदर्शन में पीएचडी की उपाधियां प्रदान करवाईं। अनेक शोध परियोजनाओं पर कार्य संपादित कर चुके प्रोफेसर ओंकार सिंह 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और इन्होंने शिक्षा जगत के अनेक पुरस्कार अर्जित किए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद की शोभा बढ़ा रहे हैं और इससे पहले आप मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो इतना लंबा सफ़र सर, एक विद्यार्थी से कुलपति तक का ये जो सफ़र है आपका, आपकी जर्नी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने सन 1991 में लेक्चरर के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से अपना करियर की शुरुआत की। उसके बाद में वर्ष 1999 में मैं हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हुआ करता था उस समय जी, उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी योगदान प्रारंभ किया और सन 2007 में मैं प्रोफेसर के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में वहाँ पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2013 से 17 के बीच में मैंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्थापक कुलपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं मूल रूप से उन्नाव जनपद का रहने वाला हूं और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैंने उत्तर प्रदेश, जहां से मैंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसी प्रदेश पे मैंने तकनीकी शिक्षा को प्रवक्ता से लेकर के कुलपति तक के सभी पदों पर दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, हर किसी के मन में ये जिज्ञासा ये रहता है कि जो ऐसी खास शख्सियत होती हैं समाज की, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में वो अवगत हों, वो जाने। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। देखिए, मैंने जैसा बताया कि मैं उन्नाव जनपद का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में अधिकारी थे और मेरी माताजी गृहिणी रही हैं और अभी भी हैं, दोनों लोग हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत जो परिवार है, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इंजीनियर हैं। और यही छोटा सा मेरा पारिवारिक परिचय है। और मेरे भाई बहन की अगर बात करें तो मेरा सिर्फ एक भाई है, वो भी प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। जी जी। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं? वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर है और एक बहुत अच्छी ये एक प्लेस है इंजीनियरिंग को लेकर के, लोग आगे आएँ, बच्चे आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ करें। तो इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अगर हम यहाँ की तकनीकी शिक्षा की बात करें?
देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और उत्तराखंड एक बहुत छोटा राज्य है और बहुत आयु भी नहीं हुई है इस राज्य की। इस उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास पूरे प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को पहुंचाने की एक जिम्मेदारी है और इसी के साथ साथ में प्रदेश ही नहीं देश में तकनीकी शिक्षा का जो मानचित्र है उसमें जो तकनीकी मैन पावर है उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इस विश्वविद्यालय के सामने है। मैंने 19 जुलाई 2022 को इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया और तब से लगभग 3 माह मेरे हो रहे हैं इस उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। मैंने इस विश्वविद्यालय की जो अभी तक की इसकी यात्रा है उसको भी समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ मैंने इस उत्तराखंड प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं और जो प्रदेश की अपेक्षाएं हैं इस विश्वविद्यालय से उनको भी समझने का प्रयास किया। मैंने ये महसूस किया कि एक समय था जबकि ये उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश के बहुत थोड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उस समय इसके पास छात्रों की जो पंजीकरण की संख्या है बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे पाठ्यक्रम इससे संबद्ध थे। आज भी यदि आप पाठ्यक्रमों को देखेंगे तो आप हमारी इस विश्वविद्यालय के पास बीटेक, बी फार्म, MBA, MCA, MTech, M फार्म, BHMCT, MHMCT और लॉ के पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय में संचालित हैं और हम लोग इस विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की जो हमारे युवा पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा हमने एक ढांचा तैयार किया है और बड़ा अच्छा समय है कि इस समय देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के पूरे देश में चर्चा है और उसके माध्यम से हमने बहुत सारे परिवर्तन इस विश्वविद्यालय में किए हैं और मेरी अपनी ये संकल्पना है कि मैं इस विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको शिक्षा देने के साथ साथ प्रदेश से बाहर के बच्चों को भी इस विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में पंजीकरण कराने में अपनी भूमिका अदा कर सकूं क्योंकि इस प्रदेश की आबादी बहुत थोड़ी है और यदि आप इस आबादी के अनुपात में यहाँ पे संस्थाओं की संख्या का आकलन करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या है। लेकिन एक आंकड़ा है जो कि हम सब के लिए बड़ा उम्मीद देता है। इस उत्तराखंड में लगभग 2 दर्जन के आसपास निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं बिल्कुल और लगभग 1 दर्जन से कम सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं। यदि इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर 2 दर्जन के आसपास के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय संचालित हो सकते हैं तो ये तो निश्चित है कि उत्तराखंड में बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और यहाँ पर प्रवेश ले रहे हैं। तो जिम्मेदारी अब इस सरकारी क्षेत्र की जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसकी ये बनती है कि एक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के बच्चों को भी उपलब्ध कराने की एक डेस्टिनेशन के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। तो इसी कड़ी के अंतर्गत हमने पिछले 2 माह के अंदर इस विश्वविद्यालय में जो नए सत्र में प्रवेश हुए हैं 2022-23 में उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है उसके अनुसार सभी पाठ्यक्रमों को परिमार्जित कर दिया और जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनको बदलाव करके जो हमारी एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, जो हम सीमलेस एजुकेशन देने की बात करते हैं जिसके बारे में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, उसके अनुसार हमने एक आधारभूत ढांचा तैयार करके पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ कर दिए और इस माह में वो प्रवेश की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत कुछ बदलाव अभी इस सत्र में दिखेगा, लेकिन जो एक नया ढांचा इस प्रदेश की तकनीकी शिक्षा में दिया गया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले शैक्षणिक सत्र तक बदलाव काफ़ी दिखने लगेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी सेवाएं प्रायः देश के मैदानी भाग में दी हैं और यहाँ उत्तराखंड एक हिमालयी प्रदेश है हमारा और यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो काफ़ी जटिल है, कठिन है। तो ऐसे में इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या अंतर आपको लगता है एक मैदानी भाग में कार्य करने में और एक ऐसे प्रदेश में जो एक पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर कार्य करने में? देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है मेरे से कि ये भारतवर्ष का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल। पर्वतीय प्रदेश जरूर है लेकिन यहाँ पर भी भारत के नागरिक रहते हैं और राष्ट्र की जो एक अखंडता है उसके मद्देनज़र इस प्रदेश की आबादी को भी उसी प्रकार के सभी अवसर उपलब्ध होने चाहिए। रही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की बात तो ये मैंने ज़रूर महसूस किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ ट्रैवल नहीं किया लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है ये महसूस किया है कि यहाँ की लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत है। ये
किसी कोई आदमी ये आश्वस्त होकर के नहीं कह सकता कि मैं इस डेस्टिनेशन पर इतने समय में पहुंच जाऊंगा। अब इस समय वर्षा का समय चल रहा है, तो कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं रोड ब्लॉक हो जाता है, कहीं सड़क बह जाती है। तो इस प्रकार से एक डिफिकल्ट टेरेन है, ये चुनौतियां हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि हमारे प्रदेश के अंदर आबादी सुदूर क्षेत्रों में रहती है, वहाँ पर भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ने की उनकी उम्मीदें हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी एक सरकारी क्षेत्र की संस्था के रूप में इस विश्वविद्यालय की बड़ी महती जिम्मेदारी है। निजी क्षेत्र की संस्थाएं तो एक प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं, उनके पास एक वायबिलिटी का इशू होता है, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं होती हैं उनकी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समग्र रूप से सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए। तो ये मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में यदि आप यहाँ की तुलना करेंगे तो यहाँ के जीवन में कठिनाइयाँ तो हैं। इन्हीं कठिनाइयों के मद्देनज़र अब चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन की भी एक बात काफ़ी प्रचलन में है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो कि हम शिक्षा के जो प्रचार प्रसार में ऑनलाइन मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर जीवन कठिन है, लेकिन इस कठिन जीवन के बावजूद सरकार की क्षेत्र जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी ये महती जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के सभी अवसर उपलब्ध कराएं। तो दिक्कत है, इस दिक्कत को समझ करके हमें एक ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन, अगर हमारे बच्चे सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर नहीं होंगे तो यकीन मानिए वो इस प्रदेश से बाहर चले जाएंगे। और कोई ये मानव प्रवृत्ति है, हर आदमी एक सहज जीवन जीना चाहता है। तो एक बार बाहर जाने के बाद जो बच्चे लौटाना उनको बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से यदि प्रदेश से सभी लोग पलायन कर जाएंगे तो इस प्रदेश में कौन रहेगा। और इस प्रदेश को आप देखें कि बाहर के लोगों ने आकर के इसको एक एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाया। मैंने ये आंकड़े इस प्रकार के देखे यहाँ पर कि हजारों करोड़ की हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की एक बिजनेस है इस देहरादून शहर के आसपास। और बहुत देश की दूसरे प्रदेशों से नहीं, विदेशों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं बोर्डिंग स्कूल्स में। लेकिन हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते रहे, जिसकी वजह से वो उन बच्चों को यहाँ नहीं रोक पाया। यदि हम अपने जो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे जो उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनमें पढ़ते हैं, यदि उनको ही हम अपने हायर एजुकेशन का पार्ट एंड पार्शल बना सकें तो यकीन मानिए ये जो बच्चे होंगे ये हमारे पास ये हमारे लिए इतने ऊर्जा का स्रोत होंगे और इस प्रकार की एक टेक्निकल मैन पावर हम दे पाएंगे कि पूरे देश ही नहीं विश्व में भी हमारा एक स्थान हो सकता है। जी, से बहुत सुंदर आपने कहा। रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालन और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर, खासतौर से हम उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या क्या कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं? रोजगार परक शिक्षा देना एक उच्च शिक्षण तंत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रह सकता। एक उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में हम इस बारे में अपनी पूरी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, लेकिन जो उनकी मूलभूत पाठ्यक्रम है उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाने की हमारी एक कार्य योजना क्रियाशील हो चुकी है, जिसके अंतर्गत उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, एक कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है। आज कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड है और ये जो हमारे कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स थी उनकी डिमांड कम हो गई है। तो हम लोगों ने एक अपने यहाँ एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जिसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन के ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स संचालित करने की व्यवस्था विश्वविद्यालय स्तर पर है। हम अपने जो हमारी संबद्ध संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ईयर का बच्चा भी उन कोर्सेज को कर सकता है। 40 घंटे से 50 घंटे के वो पाठ्यक्रम हैं। उन पाठ्यक्रमों को करने से उसकी एक विशिष्ट क्षेत्र में जहां आज रोजगार के अवसर हैं वहां पर उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम उनकी सिविल इंजीनियरिंग की जो कॉम्पिटेंस है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कॉम्पिटेंस है, या अगर एक कोई लॉ का ग्रेजुएट है उसको हम आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई तो कराएंगे, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज भी कराएंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो रोजगार का जो एक ये हमारा जो सिनेरियो है एम्प्लॉयमेंट का, ये बदलता रहता है। आप यदि इस पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आज से 10 साल पहले कंप्यूटर साइंस की वो स्थिति नहीं थी। बीच में एक पीक आया, फिर उसके बाद डाउनफॉल आ गया। अभी भी आप देखें तो आईटी क्षेत्र के बच्चों
को काफ़ी लोगों को रोजगार डेफर किए जा रहे हैं, उनको ले ऑफ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी जो कोर कॉम्पिटेंस है इस सभ्यता को संधारणीय रखने के लिए, उसका अपनी जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे सिविल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे कंप्यूटर साइंस के लोग भी चाहिए। अगर हम आइसोलेशन में किसी भी सिस्टम को देखेंगे तो वो आज की तारीख में उसको बनाए रखना संभव नहीं है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी होती है। जैसे अब हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में रह रहे हैं। इस इंडस्ट्री 4.0 के युग में साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात होने लगी। साइबर फिजिकल सिस्टम्स के चलते एक ऑटोमेशन आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, आपने डेटा एनालिसिस के बड़े बड़े टूल्स बना डाले। अब इन सब की भी एक सैचुरेशन है, ये भी कहीं ना कहीं जाकर के सैचुरेट करेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं हम जॉब लॉस क्रिएट कर रहे हैं, साथ में हम जॉब्स के अवसर कम कर रहे हैं। जब हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ मैन आवर्स जो आदमी वहाँ पे काम करते थे उसकी जगह मशीन काम करने लगती है। तो मैं अपने पाठ्यक्रमों को जो उनकी जो बेसिक उनका पर्पज़ है, जो बेसिक डिग्री है, उसके साथ साथ में हमने माइनर सर्टिफिकेट का भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हमारे ऑर्डिनेंस में ये व्यवस्था है कि कोई भी बच्चा एक मेजर डिग्री उसकी बेसिक जिस डिसिप्लिन में वो एडमिशन लेता है उसमें होगी, उसके साथ में उसको माइनर भी दिया जाएगा। वो माइनर के लिए उसको 4 से 5 सब्जेक्ट एडिशनल पढ़ने होंगे। उसके बाद में वो उन 5 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ में उसको जो एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि उसकी सामयिक कॉम्पिटेंसी को एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक रखेगा। आज की डेट में यदि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब की ज़रूरत है तो हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि हमारे यहाँ जो बच्चा बीटेक कर रहा है किसी भी डिसिप्लिन का हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इसके अल्प अवधि के जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाएंगे उनको कर सकता है। वो अपने 4 साल की अवधि में कभी भी कर सकता है अपनी बेसिक डिग्री के साथ साथ। तो उस प्रकार से जो उसकी बेसिक डिग्री होगी वहाँ के रोजगार के अवसर तो उसको पूरे जीवन रहेंगे। लेकिन ये जो आज के 5 साल, 7 साल जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में जो अवसर हैं वो भी उसको एडिशनली उपलब्ध हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, मशीनी युग है और जहाँ पे मैन पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, जहाँ 10 लोग लगते थे अब एक ही से काम चल रहा है, तो ऐसे में हर दिशा में अगर हम अपने ज्ञान का संचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रोजगार के अवसर भी अच्छे प्राप्त होंगे और ज्ञान भी हमें मिलेगा। आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड होल्डर हैं सर, और आपका एक विशिष्ट कार्य जो एयर टरबाइन इंजन बेस्ड मोटर बाइक का जो कार्य था, ये जो कॉन्सेप्ट था, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे इसे जानने के लिए। देखिए, मैं इससे जुड़ी 2-3 बातें आपसे करूंगा। एक तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है, पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। जिस दर से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट दिख रहे हैं, हमारे वाटर लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारा बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ की बर्फ़ पिघलती चली जा रही है, तो जो हमारा औसत तापमान है वो बढ़ रहा है। वो यदि आप प्रत्येक दशक का आंकड़ा देखें तो आज की जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्टडीज़ हैं, वो बताती हैं कि 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हर 10 साल में हो जाता है। बिल्कुल। इस प्रकार से, और सीजन्स का भी शिफ्टिंग हो रही है। हमारी जो धरती है इसका एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है। तो हमने मेरे एक शोध छात्र थे, उनको ये जिम्मेदारी दी कि हम लोग क्यों ना जो हवा है उसको ही हम उसकी एनर्जी को हम प्राइम मूवर की तरह से इस्तेमाल करें। तो हमने एक एयर टरबाइन की संकल्पना की। उस एयर टरबाइन के माध्यम से हमने एक मोटर बाइक को चलाने की कार्य योजना बनाई और वो सफल भी हुई। उस पर हमारे पास पेटेंट भी है, लेकिन अभी वो उसकी एयर के स्टोरेज को लेकर के थोड़े से प्रश्न चिन्ह हैं जिस पे कि काम हो रहा है। और वो एयर बाइक की संकल्पना इस प्रकार से थी कि हम एयर को कंप्रेस करके एक टैंक में स्टोर कर लेंगे और जहाँ पर हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल टैंक होता है वहाँ पर एयर का टैंक लग जाएगा और उससे एयर हाई प्रेशर एयर आएगी और वो टरबाइन में इतना उसको टॉर्क देगी कि आपकी मोटर बाइक चल सकती है। तो इस पे एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे हम लोगों के नाम दर्ज हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों ने एक क्लाइमेट चेंज पे भी एक चैप्टर लिखा था जो कि अमेरिका की कक्षा 8 की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है। उसमें हमने ये लिखा था कि जो हमारी बर्फ़ है वो पिघल रही है, क्या इसको हम वापस कर सकते हैं?
वो शायद वापस नहीं हो सकती जी। बहुत मुश्किल है। हम लोगों की कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी और हजारों साल में जो बर्फ़ जमी है, यदि वो बर्फ़ पिघलने लगती है तो स्वाभाविक है कि जो हमारा अर्थ, जो पृथ्वी है जिसको कि हम एक गोला मानते हैं, वो अपने एक्सिस पे घूमती है। तो उसकी जो घूमने की जो गति है और जो उसका टिल्ट है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। हमारे जो पोल्स पे बर्फ़ है, जैसे अब मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्रों की आप बात करें, जिस दर से बर्फ़ पिघलती है वो बर्फ़ पिघल करके आपके समुद्रों में जा रही है। तो जो समुद्री तट के जो जगहें हैं, जो शहर हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि जकार्ता सबसे पहला देश होगा जो कि डूब जाए, शहर होगा जो कि डूब जाएगा। इसी प्रकार से भारतवर्ष में भी जैसे मुंबई है वो एक समुद्री किनारे का शहर है, तो वहाँ पर भी कुछ समय बाद हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद वहाँ का वाटर लेवल इतना उठ जाए कि वो शहर भी डूब जाए। इस प्रकार से जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं उस पर अटैक हो सकता है। तो ये दूसरा हमारा जो रिकॉर्ड था वो इसको था कि भारतीयों द्वारा लिखे गए लेख को अमेरिका की टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाया गया। वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के था, कैन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बी रिवर्स्ड, इस प्रकार से था। जी डॉक्टर साहब, आपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि अभी जिक्र भी किया है, इसमें पॉपुलर बुक्स में आपने कंट्रीब्यूशन भी दिया है अपना, तो आज ये ज्वलंत विषय हैं, ये विषय काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये दोनों ही विषय, चाहे क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो। तो ऐसे में इस पर आप समाज को क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको विकास की जो एक अवधारणा है उसमें एक परिवर्तन करना चाहिए। हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन पे हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम नेचर को किस एक्सटेंट तक डैमेज कर रहे हैं और कर चुके हैं। जो यदि आप उत्तराखंड की अकेले बात करें, अब इस देहरादून शहर की बात करें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नदियां थी जहां से वाटर आउटलेट था उनको लोगों ने एनक्रोच कर लिया, वहां पर मकान बना लिए। अब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये तो जो हमारा नियंत्रण तंत्र है उसको देखना है। लेकिन यदि किसी ने एक नदी की ज़मीन में मकान बना लिया तो स्वाभाविक है जब पानी बहेगा तो वो मकान भी बहेगा। अब उसके बाद में जो सरकारें हैं वो भी परेशान होती हैं। तो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें अधिकार तो बहुत मिलते हैं, उसके साथ में जिम्मेदारी भी होती है, और जिम्मेदारी के निभाने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्लान बनाना चाहिए जिसमें कि हमारी आबादी का माइग्रेशन रुकना चाहिए, हमारे गाँवों में लोगों को वहीं पर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस माइग्रेशन का कोई एंड नहीं है, ये किस एक्सटेंट तक होगा। एक गाँव, उत्तरकाशी के एक रिमोट गाँव से कोई निकल करके देहरादून आएगा, उसकी अगली पीढ़ी निकल करके दिल्ली जाना चाहेगी, उसकी अगली पीढ़ी निकल करके बंबई जाना चाहेगी। तो ये हमारे को, जब तक हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की संकल्पना नहीं करेंगे तब तक हम इस सोसाइटी को, इस कंट्री को और इस वर्ल्ड को सस्टेनेबल नहीं रख सकते। ये आज यही इम्बैलेंस है कि ये क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है। हम लोगों ने सब ने मिल करके इतना टेम्परेचर बढ़ा लिया, अब एयर कंडीशनर के बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल। अब एयर कंडीशनर आप लगाते हैं तो उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं, वो एक इस प्रकार के CFCs रिलीज करता है जिससे कि आपका ओजोन लेयर पे अटैक होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात आती है। जब ओजोन लेयर आपकी हटती है तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे हमारे जो मनुष्य और जीवों पे जो है एक दुष्प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक साइकिल है उसमें भी हम अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के इस प्रकार से कर रहे हैं। ये तो उत्तराखंड इस मामले में बहुत क्लीन और ग्रीन प्रदेश है, यहाँ पर पॉल्यूशन का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन आप बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ तो पॉल्यूशन ने जीवन दूभर कर दिया। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आराम के लिए ऐसी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि इसकी जो इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल, और हमारी सुविधाएं हमारे लिए कहीं नुकसानदायक न बन जाए। बिल्कुल सही बात है जी। डॉक्टर साहब, हर स्थानीय समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। जब जहाँ भी कोई विश्वविद्यालय खुलता है या शिक्षा वहाँ से शुरू होती है तो जो स्थानीय समाज है उन लोगों की कुछ अपनी अपेक्षाएं हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की वहाँ पर सुविधाएं विश्वविद्यालय में हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के बच्चों के लिए, जैसे कि आपने जिक्र भी किया उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के तमाम तरह के प्रोग्राम के बारे में आपने बताया, तो क्या क्या यहाँ पे स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे यहाँ के जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक इस तकनीकी शिक्षा से इस विश्वविद्यालय में आए और शिक्षा को प्राप्त करें? देखिए, इस उत्तराखंड जो प्रदेश है, इस यहाँ के जो बच्चे हैं उनको
सबको मैं इस विश्वविद्यालय की तरफ से उत्कृष्ट गुणवत्तापरक शिक्षा देने का प्रयास करूंगा जी। ये इस प्रदेश की जो अपेक्षाएं हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पलायन करके बाहर ना जाएं, उसके लिए एक विश्वविद्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम सिर्फ एक गुणवत्तापरक उत्कृष्ट शिक्षा देकर के पूरा कर सकते हैं। हमारी जो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हमारी जो लैबोरेटरीज में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उस पर इस विश्वविद्यालय का इस सत्र से बहुत ज़्यादा जोर है और हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारे कक्षाओं में बच्चों की 100% उपस्थिति हो। जब बच्चे कक्षाओं में 100% उपस्थित होंगे तो शिक्षकों पे और जो शिक्षण तंत्र है उस पर भी एक दबाव होता है कि इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। और विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का जो तंत्र है उसमें भी हम आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं और एक गुणवत्तापरक और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन की प्रक्रिया भी स्थापित करने की कार्य योजना है। और यदि हम इस प्रकार से इन कदमों में सफल होते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले सत्र तक जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनका एक तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रति जो एक नज़रिया है उसमें बदलाव होगा और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता। तो यदि हम उत्कृष्ट शिक्षा देने के अपने प्रयास में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की आवाम है, जो जनता है, वो अपने बच्चों को कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा दे पाएगी। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि हमारे उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध जितनी संस्थाएं हैं, हमारे पास जो उनके शुल्क हैं वो पूर्णतया नियंत्रित हैं। तो यदि एक औसत आप अगर शुल्क की बात करेंगे तो 5 लाख के आसपास उसकी बीटेक की डिग्री हो जाती है, 4 से 5 लाख के बीच में। और एक आप निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 20 से 25 लाख के आसपास वो पूरा खर्चा होता है। तो आप जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है। तो ये हमारी इस सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय के रूप में एक हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम कम शुल्क के साथ उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास करें। और मेरा ये विश्वास है कि यदि हमारे संस्थाओं के स्तर से और विश्वविद्यालय स्तर से इस दिशा में सकारात्मक प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी कक्षाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा। और जब कक्षाओं में गुणवत्ता का सुधार होगा तो हम परीक्षा का जो स्तर है उसको उठाने में कामयाब होंगे और परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह पारदर्शी बनाएंगे। और बच्चों को कोशिश ये है कि बच्चों को मूल्यांकन समाप्त होने के बाद मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं अवलोकित कराई जाएं ताकि उनका इस शिक्षण तंत्र और जो हमारा परीक्षा तंत्र है उसके प्रति एक विश्वास पैदा हो। और यदि हम विश्वास पैदा कर ले गए तो यकीन मानिए उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य की और सुखद स्थिति होगी कि यहाँ के बच्चे यहीं पर शिक्षा लेंगे। जी सर, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र भी रहे और इतने गर्मामय पद पर आप गए, तो नई पीढ़ी के लिए आपका जो संदेश है संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा संदेश नई पीढ़ी के लिए है कि हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अपनी एक यूटिलिटी है, हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अपनी एक रेलेवेंस है। ये कभी मत स्वीकार करिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्सलीट हो गई या सिविल इंजीनियरिंग ऑब्सलीट हो गई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्सलीट हो गई और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का स्कोप है। सभी इंजीनियरिंग विधाओं के पास उतने ही स्कोप हैं, उतने ही अवसर हैं और किसी भी इंजीनियरिंग विधा को माइनस करके हम इस सोसाइटी को सस्टेन नहीं कर सकते। हमें अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे सिविल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे केमिकल इंजीनियर भी चाहिए और अच्छे कंप्यूटर साइंस के लोग भी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप विशेष रूप से बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ऑटोमेशन की ज़्यादातर गतिविधियों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का एक समावेश होकर के इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की बात होने लगी। इसी प्रकार से आप जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करें, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एविएशन की बात करें, एरोस्पेस इंडस्ट्री को देखें, मेटलर्जी को देखें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में बहुत संभावनाएं हैं। ये एक समय का चक्र है और ये परिस्थिति बहुत जल्दी बदलेगी क्योंकि इस समाज को और सोसाइटी को सस्टेन भी करना है। जी सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से इंजीनियरिंग की सभी विधाओं को अभी अपने इस संदेश में आपने जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर ओंकार सिंह जी से बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।